थक गया मैं शॉपिंग करते करते, सुबह से तो शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या है, कभी कभी तो मिलता है शॉपिंग करने का, तुम तो हमेशा ही बस। मैं जल्दी मुझे जाना था और लेकिन तुमने मुझे शॉपिंग में उलझा दिया। सुनो ना, मुझे ना फूल और लेने हैं, ये रही फूल की शॉप। और क्या बाकी था, मैं भूल गई। यार प्रीति चलो ना, मैं लेट हो रहा हूँ, घर चलते हैं। अरे अभी तो मुझे वो भी लेना, आटा और गरम मसाला। अच्छा मम्मी मेरे को क्रीम रोल चाहिए। अब लोगों को क्रीम रोल चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम फूल ले लो और ऐसे क्रीम रोल दिला दो, मैं जब तक जाकर आटा और गरम मसाला लेकर आता हूँ। ठीक है चलो। आज तुम्हें क्रीम रोल चाहिए? भैया क्रीम रोल देना जरा, वो ले लो। और तो कुछ नहीं चाहिए ना तुम्हें? बस सीधे घर चलना है, खा लो फटाफट। हमेशा बहुत कर दो ये खाना। क्या हुआ? शर्मा जी आ गए सब। चोरे मेरी भाभी पे हाथ डाला तुमने, हाँ? मेरे भैया का मुंह काला किया। साले पुलिस स्टेशन नहीं होता ना तो फाड़ देता यहीं। जवाब ये पुलिस स्टेशन है, हमें अपना काम करने दीजिए। मजाक बना के रखा है। मैडम ये कब से चढ़ रहा है आपकी वाइफ को? सर काफी टाइम से, मोहल्ले का लड़का है इसलिए मैं हर बार सोचकर पुलिस कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन आज तो इसने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुमको कुछ कहना है अपनी सफाई में? सर माफ कर दीजिए ना सर, इसे अब गलती नहीं करेगा। आप कौन? सर ये मेरा बेटा है सर। आप चिंता मत करिए, आप अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। 354A और 354 दोनों धाराएं लगेंगी इनके ऊपर, इनको कोई बेल से नहीं बचा पाएगा। गुप्ता जी माफ कर दीजिए इसे, इससे गलती हो गई। ये केस हो गया तो इसका कैरियर खत्म हो जाएगा। ये बात इसको तब सोचना चाहिए थी जब ये बीच चौराहे पे मेरी भाभी को छेड़ रहा था। आपको इसे सजा देना चाहिए और आप हमसे बोल रहे हैं कि हम केस वापस ले लें। बैठिए आप लोग। बस आखिरी बार माफ कर दीजिए इसे, इससे गलती हो गई। और तू क्या देख रहा है? माफी मांग इनसे, माफी मांग। सॉरी सर आखिरी बार माफ कर दीजिए सर इसे। गुप्ता जी ये आपका अपना डिसीजन है, मेरी मानिए तो कंप्लेंट जरूर लिखवाइए। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। क्या? छोड़ दीजिए आप इन्हें। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं और दूसरों को परेशान करने लगते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने सोच ली, अब रहने दीजिए। पब्लिक प्लेसेस पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वजह कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसी घटनाओं को चुपचाप बर्दाश्त कर जाते हैं। या तो हम अपराधियों के डर से पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाते, या फिर सचमुच खुद को यकीन दिला देते हैं कि जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और दोबारा नहीं होगा। लेकिन हमारी यही सोच अपराधियों की हिम्मत बढ़ा देती है और परिणाम कभी कभी हमारी सोच से भी ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। भोपाल में अपने परिवार के साथ रहने वाले रजत गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या उनकी ये सोच सही थी? क्या पुलिस की चेतावनी का सचमुच असीम और उसके दोस्तों पर कोई असर हुआ था, या फिर असीम को माफ करके उसके खिलाफ कंप्लेंट वापस लेकर रजत से बहुत बड़ी भूल हुई थी? एक ऐसी भूल जिसे पता नहीं रजत को सुधारने का मौका भी कभी मिलेगा या नहीं। कितना लेट हो गया, इतनी देर से क्यों उठा तू आज? चलो जल्दी। अरे यार छुट्टी ले लीजिए ना, पता है ना शाम को शादी में जाना है, और अगर हम शादी में नहीं गए ना तो मिसेस अग्रवाल बुरा मान जाएंगी। प्रीति मैं पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ, आज तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला जाऊँ। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जो गुंडे उस दिन हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, कहीं आज वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश ना करें। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मत जाइए ना। तुम टेंशन मत लो प्रीति, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे उठ जा मेरा बेटा। अरे हम किसी से नहीं डरते ना बेटा। नहीं पापा। वेरी गुड, चलो।
तुमने फिर इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली। तुम्हें मालूम है ना ये रास्ता कितना सुनसान है और टाइम भी कितना ख़राब चल रहा है। तो मैं कौन सा रोज़ रोज़ पहनती हूँ, कभी कभी तो मौका मिलता है मुझे। पापा मेरा पेट दुख रहा है। अब क्या हो गया इसके पेट में? तुमसे मना किया था ना मैंने इतनी सारी आइसक्रीम खाने के लिए। तू सो जा बेटा, तेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? मैं देखता हूँ। संभल के जाइएगा। हाँ। चलते रहे। जल्दी भागो, चलो। साला मिला तो मार डालूंगा। सर ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने कंट्रोल रूम में फोन किया था। साहब मैं पेशाब करने के लिए हाईवे पे उतरा था, तभी मैंने देखा साहब एक गाड़ी सुनसान इलाके में खड़ी थी। गाड़ी के अंदर मैंने झांक कर देखा साहब कोई नहीं था। इधर उधर देखा तभी साहब एक महिला की चीखने की आवाज़ आई। मैं खेत की तरफ गया थी साहब, उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने आपको कॉल कर दिया सर। सर ये बच्चे के खिलौना मिलेगा गाड़ी के अंदर। इसका मतलब पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। एक काम करो, डैशबोर्ड चेक करो, देखो उसमें गाड़ी के पेपर्स होंगे और गाड़ी किसके नाम पर है पता करो। सर। और हाँ, इसका स्टेटमेंट लो। चल आ जाओ। सर ये क्लास यहाँ पढ़ी, एक औरत क्लास वहाँ पढ़ी। मेरा बेटा। एक मिनट, सर्च पार्टी भेजो, देखो इनका बेटा यहीं कहीं होगा। ओके सर, जाओ तुम लोग उस तरफ जाओ। सर हाँ, गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि रजत गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, एम्बुलेंस बुलवा, यस सर। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। ओके सर। रजत गुप्ता का घर यही है? हाँ सर यही है। कहिए क्या बात है? आप कौन है? सर मैं उनका छोटा भाई हूँ। आपके भैया की हमें लाश मिली है देवास भोपाल हाईवे के पास। क्या? उन्हें किसी ने गोली मारी है। किसने गोली मारी सर? वो तो शादी में गए थे और सब मेरी भाभी और सब सनी का है। भाभी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में और सनी को हम ढूंढ रहे हैं। ये उन गुंडों का काम है सर। कौन गुंडे? वो मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करते थे सर। मेरे भैया के साथ भी हाथापाई हुई थी सर। संभालो अपने आप को और जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। सर चलो। डाल इसको अंदर डाल। डॉक्टर साहब, प्रीति की तबीयत कैसी है अभी? इंस्पेक्टर इनके वाइटल साइंस पहले से बेटर है, कुछ समय में इन्हें होश आ जाएगा। सनी का क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ पता चला? थैंक यू डॉक्टर, पता कर रहे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। आप लोग कौन है? मैं रजत का बड़ा भाई हूँ, दीपक गुप्ता। ये मेरी माँ है, ये पत्नी है प्रतिमा, और ये शुभम मेरा सबसे छोटा भाई। सर
सनी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। प्रीति भी बेहोश है। तू प्रीति की चिंता मत कर, उसको कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा। आप हमारे पोते को ढूंढिए ना जल्द से जल्द, प्लीज। आप घबराइए मत, हम अपना काम कर रहे हैं, आपका पोता जल्दी मिल जाएगा। तुम लोग खुद मुंह खोलोगे या खुलवाऊं? हम लोग बेकसूर है साहब, हम लोग बेकसूर तो है। पुलिस से डरकर क्यों भाग रहे हैं? कल रात हमारा बार में झगड़ा हुआ था सर। सर हमें लगा उसी केस में हमें ढूंढ रहे सर, इसलिए डर के भाग रहे थे सर। मार्केट में तुम लोगों ने रजत गुप्ता के मुंह पर कालिक पोती, बाजार में तुमने उसकी बीवी के साथ छेड़खानी की, वो भी एक बार नहीं, बार बार। तो मौका मिलते ही तो तुमने जान से मार दिया। नहीं साहब, हमने रजत को नहीं मारा साहब। साहब कल रात हम बार में थे साहब। कौन से बार में? क्लासिक बार में थे साहब, और हम लोग उस हालात में नहीं थे साहब कि हम किसी के कूट कर सके। आप हमारे परिवार वालों से पूछ सकते हैं साहब। क्लासिक बार में जाकर चेक करो ये लड़के सही बोल रहे हैं नहीं। ठीक है सर। सर हाँ, क्राइम सीन के आसपास काफी पूछताछ की गई है, नहीं बच्चे का कोई पता चला है, नहीं बच्चे से जुड़े किसी सुराग का। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे की किडनैपिंग हुई हो, या फिर उसे भी मार दिया गया रजत की तरह। एक काम करो, हाईवे से जुड़े जितने भी पेट्रोल पंप और ढाबे हैं वहां जाकर चेक करो, शायद किसी ने बच्चे को देखा हो, कोई सुराग मिले। और हाँ, बच्चे का फोटो पूरे शहर में बंटवा दो, आसपास के पुलिस स्टेशन, चौकी, हर जगह। हेलो, हाँ, मैं अभी आया। अपराध हो चुका था, अपराधी फरार था। कुछ अज्ञात लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से रजत गुप्ता की हत्या कर दी थी, और इस घटना ने रजत के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। क्या इस वारदात का मकसद सिर्फ लूट और किडनैपिंग था, या फिर किसी और साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया था? और सनी कहां था? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, और अगर हां तो किसने? इन सारे सवालों का जवाब शायद प्रीति गुप्ता दे सकती थी, जो इस हादसे की इकलौती आई विटनेस थी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। आपको क्या लगता है प्रीति की अभी हालत कैसी है? कंडीशन तो स्टेबल है, अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। चेकअप के बाद आपको ऐसा लगता है कि प्रीति के साथ रेप हुआ है? मेडिकल चेकअप के बाद तो यही लगता है, पर पता नहीं क्यों प्रीति इससे इनकार कर रही है। थैंक यू डॉक्टर। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ, आप मुझे साफ साफ बताएंगे? देखिए, अगर आप इस तरीके से चुप रहेंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? आपके पति की हत्या हो चुकी है, आपका बच्चा गायब है। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। उस रात हम लोग देवास जा रहे थे शादी में। जल्दी आओ! सनी बेटा, तू भाग, जाके छुप जा। तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? पति नहीं रहा मेरा, और मेरा बच्चा न जाने कहां चला गया। अगर ऐसे में इन लोगों को ये पता चल जाता कि उन आदमियों ने मेरे साथ क्या किया, तो ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्या इज्जत रह जाती मेरी। आप चिंता मत कीजिए, ये बात बाहर नहीं जाएगी, ना मीडिया में ना प्रेस में। क्या आप ये बता सकती हैं जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है उनका हुलिया कैसा था? कुछ याद नहीं है मुझे, बहुत डर गई थी मैं। ना याद हो उतना बता सकती हैं आप?
कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, आप अपना स्टेटमेंट इनको दीजिए। सर आसपास के सभी इलाकों में सर पूछताछ की है, किसी को सर उस बच्चे के बारे में नहीं पता और ना ही किसी ने उसे देखा है सर। सर पिछले काफ़ी दिनों से इस एरिया में डकैती का कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। पुराने गैंग्स पकड़े जा चुके हैं या उनके मेंबर्स फरार हो चुके हैं। इसमें किसी नए गैंग का भी तो हाथ हो सकता है। सर ये उन क्रिमिनल्स के स्केचेस हैं जो प्रीति जी ने बनवा के दिए हैं। इन चेहरों को सारे शहर में लगवा दो और स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। और हाँ, इस केस की मुझे डेली अपडेट चाहिए। ठीक है सर। मुझे पता है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, पर एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आप इन तीनों को पहचानते हैं? सर ये तीनों तो भाई हैं सर, अतुल, शेखर, मानस, सबनिस। इन तीनों को तो जानता हूँ सर। आप कैसे जानते हैं? मैं रजत की कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर था सर। ये तीनों वहीं काम करते थे। इनका अक्सर रजत के साथ झगड़ा चलता रहता था सर। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया सर कि रजत ने इनको निकाल दिया नौकरी से। तुम बता सकते हो तीनों कहाँ मिलेंगे? ठीक है, थैंक यू। हाँ सर लॉज के मैनेजर ने बताया सबनीस ब्रदर्स अभी यहाँ नहीं रहते। वो 1 साल पहले अपने गांव लौट चुके हैं। ठीक है, उन्हें वहाँ से उठवा लो। ठीक है सर, मैं अभी लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उन तीनों को उठवा लेता हूँ सर। सर खुगरिया पुलिस स्टेशन से फोन आया है, वो तीनों गांव से गायब हो चुके हैं। एक काम करो, तीनों का नंबर सर्वेलेंस पे डालो। ठीक है। लोकेशन ट्रेस करो, पता तो चले तीनों कहाँ गायब हुए। तुम लोगों ने रजत का मर्डर किया, हाँ? उसके बाद उसकी बीवी के साथ रेप। बहुत बड़े गुंडे बनते हो। सच सच बताओ वरना तीनों की खालो दे दूंगा मैं। नहीं सर, हमने नहीं मारा रजत को। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर, हमें जाने दीजिए। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया सर। रजत ने तुम लोगों को नौकरी से बाहर निकाला था ना? बहुत बुरा लगा होगा ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। हमें जाने दीजिए सर, हमें जाने दीजिए। हाँ सर, हमने रजत के साथ बेईमानी की थी। उसकी बिल्डिंग का काम रुकवा दिया था ताकि उसको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो सके सर। कोई खास वजह? सर रजत के भाई दीपक ने हमें ऐसा करने को कहा था। उसी ने कहा था कि वर्करों की स्ट्राइक करवा दो। काफी अच्छे पैसे दिए थे सर उसने इस काम के। सच बोल। प्रॉपर्टी की वजह से मेरे पिताजी ने हम तीनों भाइयों के नाम बराबर बांटी थी अपनी प्रॉपर्टी। रजत के नाम एक प्लाट था भोपाल में। मैं चाहता था कि वो ये प्रॉपर्टी बेच दे और वो रेडी भी हो गया था। और लास्ट मोमेंट पे प्रीति ने उसे भड़का दिया और उसने वो प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसका बिजनेस में नुकसान कर दूंगा तो परेशान होकर मजबूर होकर पैसों के लिए वो प्रॉपर्टी बेच देगा और मैं मौके का फायदा उठाकर उससे प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया तो तुमने सबनिस ब्रदर से मिलकर अपने भाई की हत्या करवा दी। और जब प्रीति के कहने पर तुम्हारे भाई ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया तो तुमने अपनी भाभी का रेप भी करवाया। सच मानिए सर, ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्रॉपर्टी की लालच में अंधा जरूर हो गया था और उसके लिए मैं अपने भाई का खून करूंगा। इतना गिरा हुआ नहीं हूं सर मैं। तुमने सबनिस ब्रदर्स के स्केचेस पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद तुमने उनको फोन करके छुपने को कहा। बेवकूफ समझते हो हमें? बोलना। उन तीनों के स्केच देखने के बाद मैं डर गया था सर। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह इस केस में मेरा नाम जुड़े। झूठ बोल रहे हो। प्रीति ने उन्हीं लोगों का हुलिया बताया था। वो तीनों क्राइम सीन पे थे और तुम्हारे कहने पर ही उन्होंने मर्डर किया उसको। सर जिसके भरोसे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो भरोसे के लायक नहीं।
कहना क्या चाहते हो तुम? सर, मेरा भाई प्रीति से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं था। और प्रीति का तो काम ही है लोगों को अपने जाल में फंसाना। उसने रजत ही नहीं, मेरे छोटे भाई शुभम को भी अपने जाल में फंसा लिया। पिछली बार जब मैं उसके घर गया था तब मैंने शुभम और प्रीति दोनों को एक साथ देख लिया था। भाई साहब, आप सोए नहीं अब तक? मैं तभी समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। ये केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। गुप्ता फैमिली में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जा रहा है। अब तो इस फैमिली की पूरी जन्मपत्री निकालनी पड़ेगी। शुभम गुप्ता को उठाकर लेकर आओ। ठीक है सर। सवाल ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा मैं, इसलिए सीधा पॉइंट पर आता हूं। प्रीति के साथ तेरा क्या रिश्ता है? सर, भाभी हैं वो मेरी। सिर्फ भाभी है और कुछ? सच सच बताएगा? सर, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? मैंने कहा ना वो भाभी है मेरी। दीपक ने तेरे और प्रीति के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। सर, इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया था। ये सिर्फ बातें हैं, इसके पीछे कोई सच नहीं है। देख, आखिरी मौका दे रहा हूं। सर, सिर्फ एक बार, सर सिर्फ एक बार हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और वो सब इतना अचानक हुआ था कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। सर, भैया को शराब पीने की आदत थी और उस रात भी वो शराब पी के भाभी को मार रहे थे और फिर वो घर छोड़ के चले गए। भाभी बहुत रो रही थी। भाभी, मैं आपको ऐसे रोते भी नहीं देख सकता। सर, उसके बाद हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। हम दोनों उस बात को भूल गए। हमने अपनी गलती को खुद ही सुधार लिया था। जिस भाई ने तुझे अपने घर में रखा उसी को तूने धोखा दिया। सर, हाँ दिया धोखा, पर आप मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तू अपने भाई के मर्डर के केस में प्राइम सस्पेक्ट है। प्रीति को पाने के लिए तूने अपने भाई का मर्डर किया। सर, मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करूंगा? मैं अपनी भाभी का रेप क्यों करवाऊंगा? और सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनी कहाँ है? ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? उस गलती को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी मैं। वो मेरी भूल थी, मेरी कमजोरी थी। और उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस रिश्ते को, इस गलती को यही खत्म कर देंगे। मैं रजत से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो एक अच्छे पिता ही नहीं, एक अच्छे पति भी थे। सनी में तो जैसे उनकी जान बसती थी। उसकी खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे। मैं राजगढ़ पुलिस स्टेशन से सर इंस्पेक्टर मोहन राय बोल रहा हूँ। सर, जो बच्चा मिसिंग था सनी गुप्ता, वो बाजार में मिल गया सर, राजगढ़ के बाजार में। जी जी। हमारे देश में हर रोज सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वापस मिलने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है। ये बच्चे या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जाल में फंस जाते हैं या फिर इन्हें अपंग बनाकर
बड़े शहरों में भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। एक ऐसे भविष्य की तरफ इन्हें धकेल दिया जाता है जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन भाग्य ने सनी का साथ दिया और वो पुलिस को मिल गया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सड़क पर किसी भी लावारिस या गुमशुदा बच्चे को देखें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई बच्चा अपने परिवार, अपने माँ बाप के पास वापस पहुंच जाए। सनी मेरा बच्चा, कहाँ था तू बेटा? कहाँ चला गया था तुम? कहाँ था बेटा? हाँ, तू ठीक तो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, सनी बिल्कुल ठीक है। उसका मेडिकल चेकअप हमने कराया है, बस थोड़ा सा डरा हुआ है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मेरे सनी से मिलवा दिया, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। सनी से हमने वादा किया है कि सनी को हम और आइसक्रीम लाकर देंगे। हाँ। पर आपको भी रिटर्न में हमें कुछ देना होगा। आपको और आपकी मामा को हम एक्सीडेंट स्पॉट पर लेकर जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये भी डरा हुआ है सर, अभी अभी तो घर आया है, फिर आप क्यों इसको? आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे। आपके अलावा सनी एक इकलौता आई विटनेस है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है। क्या हुआ बेटा? पापा ने मुझे इधर ही छोड़ा था। भाग गया साले! सनी बेटा, तू भाग, जाके छुप जा। बेटा, आप कहाँ छुपे थे? साला मिला तो मार डालूंगा। अच्छा, आपने उन्हें देखा था? हाँ, मगर उनके चेहरे ढके हुए थे। लेकिन आप तो कह रही थी। सर, शायद सनी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद उन लोगों ने अपने चेहरे से गमछे हटा लिए थे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं उधर भाग गया। बेटा, गाड़ी में कितने लोग थे? अंकल 4 लोग। पक्का गाड़ी है बेटा, 4 लोग ही थे ना? हाँ। आप पहचान लोगे ना? आपको याद है कौन सी गाड़ी में था? व्हाइट कलर की बड़ी कार। व्हाइट कलर की एसयूवी कार। एक काम करो, आसपास के हाईवे के जितने भी पेट्रोल पंप और ढाबे हैं वहां जाकर चेक करो। ठीक है सर। प्रवीण, सनी के बयान ने इस केस का रास्ता ही बदल दिया है। अब लगता है कि हम उन्हें पकड़ पाएंगे। सनी एक इकलौता आई विटनेस था जिससे हमारी बात नहीं हुई थी। पर इतने बड़े भोपाल में उस एसयूवी को ढूंढेंगे कैसे? नंबर और मॉडल भी नहीं मालूम उस गाड़ी का। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होगा सर। प्रवीण, असंभव ही तो नहीं है। उस गाड़ी के अलावा कोई लीड नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप है उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ढाबे, दुकानों में सब जगह पूछताछ करो। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। सर ये रही क्राइम सीन के पास पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज। और कुछ सुराग मिला क्या? सर, मर्डर के 15 मिनट पहले ही यहाँ से ये 2 एसयूवी गुजरी थी सर। 1 मिनट रिमाइंड कर। इस गाड़ी में 4 लोग बैठे, जबकि प्रीति ने बताया था 3 लोग थे। गोयल, ना जाने मुझे इस गाड़ी पर शक क्यों हो रहा है। एक काम कर, ये जो गाड़ी में से आदमी उतरा है ना, उसकी आइडेंटिटी पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। गाड़ी में चौथा आदमी कौन था? और अगर अपराधी 4 थे तो प्रीति ने इस चौथे आदमी को क्यों नहीं देखा? पुलिस जानती थी कि ये चौथा आदमी इस केस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है और पुलिस पूरी तरह से इस चौथे आदमी की तलाश में जुट गई। जय हिंद सर, विदिशा पुलिस स्टेशन से बोल रहा था सर। जिस आदमी का आपने फोटो भेजा है उसका नाम भानु सिंह है सर। वो यहाँ का बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है सर। यहाँ पे ही है वो लोग। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या यार भैया, कब तक रहना पड़ेगा यहाँ पे? थोड़ी देर की बात है। थोड़े दिन इतने दिन तो अंदर घुसे हुए हैं यहाँ पे। अंदर कोई है? तुम ऐसा करो, तुम इस रास्ते से जाओ और तुम पीछे के रास्ते से जाओ। भैया, पुलिस आ गई। भागो, भाग जल्दी। अरे जल्दी चढ़ना ऊपर।
निकाला है तुम लोगों का रिकॉर्ड मैंने। छोटी मोटी चोरी तो बहुत की है, लेकिन इस बार बड़ा हाथ मारा। चोरी के साथ साथ मर्डर और फिर रेप भी। अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना इस बार फांसी पक्की है। हाँ साहब, हम लोगों ने उस आदमी को मिलकर मारा। और रेप भी हम लोगों ने किया था साहब, हम लोगों ने किया था। पूरी बात बोल, पूरी बात बोल। 5 लाख रुपए दिए गए थे हमें ये काम करने के लिए। वो चौथा आदमी कौन है? चौथा आदमी बारातियों ने तो सब गलत दिया है, बस अपना दूल्हा बचा है। क्यों मारा रजत को? भानु ने हमें सब कुछ बता दिया है। उस रात तू ही था वो चौथा आदमी। मैंने मारा रजत को, उससे बदला लेना था उससे। किस बात का बदला? मुझे तो बिजनेस करना था, मैं उसके लिए उससे पैसा मांगा था, उसने नहीं दिया। मैंने उसकी जान ले ली सर, मैंने जान ली उसकी। डालो इसको लॉकअप में। मारा रजत। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। प्रीति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि उन हिस्ट्री शीटर्स की जगह सबनेस ब्रदर्स का हुलिया बता रही है। टीम के बाकी खिलाड़ी तो मिल गए, टीम का कैप्टन मिलना बाकी है। कहाँ है शुभम? आप आई हैं, वो भी आ जाएगा। बैठिए। लो, आ गया आपके पति के मर्डर का मास्टरमाइंड। लेकिन इसके पीछे इसका अकेला दिमाग नहीं है, इसके पीछे एक और मास्टरमाइंड है। जैसा कि आपने उस रात मुझे बताया था, मर्डर की रात 3 आदमी थे, लेकिन आपके बेटे को जब मैंने पूछा 4 ही थे। सनी बिल्कुल सही था, वो चौथा शुभम था। अब तुम बोलोगी या फिर इससे निकलवाओ? ले जाओ इसे अंदर, मारो इसे और सच बुलवाओ। छोड़ दो उसे, मत मारो। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। तुम क्या पागल हो गई? क्या बोल रही हो? शुभम, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, रजत का 8 महीने से बिजनेस में लॉस चल रहा था। वो रोज शराब पीने लगा, जानवरों की तरह वो मुझे रोज पीटता था। तंग आ गई थी मैं जिंदगी से। लेकिन शुभम ने मुझे संभाला। जो प्यार रजत को देना था ना, वो मुझे शुभम ने दिया। बस तभी से मैं शुभम से प्यार करने लगी और हम दोनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, मगर फेल हो गया, है ना? लेकिन इनका रेप भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था क्या? और हुड्डो ने प्रीति के साथ जबरदस्ती रेप किया। मैं गाड़ी के बाहर प्रीति के आने का वेट कर रहा था, मुझे तभी गोली चलने की आवाज आई। मुझे लगा गोली रजत को लगी, लेकिन मुझे एक और गोली चलने की आवाज आई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे। अरे कौन है वहाँ? अब मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सबनेस ब्रदर्स के झूठे स्केच बनवाकर उन्हें क्यों फंसाया? क्योंकि रजत का बिजनेस को लेकर उनसे झगड़ा चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं को फंसा दिया जाए। गुप्ता जी, आप पैसे दे दीजिए, तभी आपकी बिल्डिंग का काम होगा। क्यों दूं पैसा? अपनी बात हो गई थी ना,
तुम लोग फिर आ गए यहाँ पैसा मांगने के लिए, बेईमान कहीं के। चलो निकलो यहाँ से। जबान संभाल के गुप्ता जी, अगर हमने अपनी औकात दिखाई ना तो भोपाल से गायब हो जाओगे। हाँ देख लूंगा। और निकलो यहाँ से, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहाँ से। ना छोड़ूंगा नहीं। देख लेंगे तुझे, छोड़ूंगा नहीं इसे। बदमाश कहीं के। ले जाओ इन दोनों को। जी मैं अभी घर से निकल ही रहा हूँ। हाँ कुछ ही समय में पहुंच जाऊंगा। जी मिलते हैं। अरे मनीष बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं माँ, बस आता हूँ वापस। कल सुबह चले जाते हैं। वैसे भी ये कोई वक्त है क्या जाने का? कोई बच्चा थोड़ी हूँ, बस यहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, तू चिंता मत कर। किसी को मेरी चिंता नहीं है, सब अपने मर्जी के मालिक है। हाँ तो गुस्सा क्यों हो रही है? जरूरी कहा मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा कौन सा नया दोस्त है तेरा? माँ मैं आकर सब बताता हूँ ना। पर बेटा तुम। प्रणाम मामी जी। अरे गौतम। अरे भाई तुझसे ही मिलने आया था, कहाँ चल दिया? भाई तू जल्दी बैठ, रास्ते में हम बात कर लेंगे। देखो गौतम, संभाल के जाना, और हाँ रात को जल्दी वापस घर आना। जी माँ, कितनी बार कहूँ आपसे कि आप चिंता मत करो। ठीक है। अरे वो तेरे भाई वाले चक्कर का क्या हुआ? उसका कुछ हुआ आगे? नहीं यार, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। हेलो, हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। क्या? हाँ 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 हम आते हैं। ठीक है। क्या हुआ बता ना। अरे भाई ये किस रास्ते से आ रहा है तू? अरे यार वो बस से नहीं, ट्रेन से आ रहा है। भाई तेरा भी ना शादी के बाद ध्यान किधर रहता है? मैं बस थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार, सॉरी। सर ये तो बाइक से गिरकर पत्थर से टकरा गया होगा, सर पे चोट लगने से इसकी मौत हो गई। राइट। पर सर दूसरी बॉडी को बुरी तरह कुचला गया है, शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। जिस गाड़ी से इनकी एक्सीडेंट हुई थी उसके कुछ पार्ट्स मिले हैं सर, सिल्वर कलर की गाड़ी थी। और सर दूसरी बॉडी के पास से फ़ोन और ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम मनीष है। सर बॉडीज़ की पहचान करने के लिए घर वालों को बुलाया गया है। ठीक है, वायरलेस पर इस गाड़ी के बारे में जानकारी दे दो और कहो कि रास्ते में आती जाती कोई भी सिल्वर गाड़ी देखे उसकी तलाशी लो। सर आसपास के गैराजेस में चेक करो, शायद सिल्वर कलर की कोई गाड़ी रिपेयर के लिए आई हो। सर जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन है, और कई बार अचानक हुई कोई घटना एक बड़े हादसे का रूप ले लेती है। मनीष और उसके परिवार के साथ भी ऐसा ही एक हादसा हुआ। मनीष की शादी के कुछ ही दिनों बाद एक रोड एक्सीडेंट में मनीष और गौतम की जान चली गई। अगली सुबह मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को उन दोनों की जानकारी दी। उधर मनीष का परिवार मनीष और गौतम के रात भर गायब होने से परेशान था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए क्या खबर लेकर आएगी। एक ऐसी खबर जिसके बाद उनकी जिंदगी की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली थी। ये दोनों आपके क्या लगते थे? मनीष मेरा छोटा भाई था सर, और गौतम मेरी बुआ का लड़का। फिर अचानक ये कैसे हो गया सर? देखिए एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे।
ये मिला है सर। हाँ राशिद सर, किसी ने हमें फोन करके इस गाड़ी के बारे में इत्तला किया है। आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला सुबह से यहीं खड़ी है। ये तो हिट एंड रन का केस लगता है। हाँ सर, गाड़ी की कंडीशन को देखकर लगता है कि गाड़ी से किसी को कुचल कर गाड़ी यहाँ पे लाके खड़ी कर दी गई। गाड़ी वाले का पता चला कौन था? नहीं सर, लेकिन गाड़ी से ओनर के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस मिले। कोई राहुल अवस्थी, अपनी छरतावल का है सर। उसका पता लगाओ और पूछताछ के लिए थाने ले आओ। सर। कल रात कितनी पी थी? अरे उठ, तेरी गाड़ी मिली है झाड़ियों में, एक्सीडेंट की हुई, खून के धब्बे भी है उस पर। बता किसको और कहां ठोका तूने? उठ। मैंने कुछ याद ना है साहब, मैंने कुछ याद ना। राशिद, इसे 2 दिन यहीं रहने दो। लॉकअप की गर्मी में पसीने के साथ साथ दारू जब उतरेगी ना, तब सब याद आएगा इसे। जी सर। सर, इस फोरेंसिक रिपोर्ट ने केस का रुखी पलट दिया। गौतम की मौत तो बाइक से गिरते ही हो गई थी, लेकिन मनीष एक्सीडेंट में बच गया था। ड्राइवर ने कार को बार बार मनीष के ऊपर से निकाला, उसे बुरी तरह कुचल दिया। उसके बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर्स हैं। शिवा, ये हिट एंड रन का केस नहीं है, इट्स अ डबल मर्डर केस। खून? लेकिन उन दोनों को भला कोई क्यों मारना चाहेगा इंस्पेक्टर साहब? वही पता करने के लिए तो हम आए। मनीष की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं साहब, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, उनका तो किसी से झगड़ा भी नहीं था। आप लोगों ने मनीष को आखिरी बार कब देखा था? उस रात को मनीष कहीं जा रहा था। अरे मनीष बेटा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं माँ, बस आता हूँ वापस। ये कोई वक्त है क्या जाने का? मैं अपने दोस्त को लेकर आता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। मनीष तो अकेला ही जा रहा था, अचानक ये गौतम कहाँ से आ गया और मनीष के साथ उस बेचारे की जिंदगी भी चली गई। जाते वक्त उसने बताया नहीं कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? नहीं साहब, बहुत जल्दी में था, बिना बता ही चला गया। सीमा, जिस वक्त मनीष जा रहा था उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं तो अपने कमरे में थी साहब। आप उस वक्त कहाँ थे? साहब, मैं और मनीष की माँ तो घर पे ही थे। मेरी दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में थी। और तरुण, बेटा तरुण, तुम कहाँ थे? मैं भी अपने कमरे में था। ये सही कह रहे? तो लगता है गौतम का मनीष को मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक, और वहां से मनीष गौतम को अपने साथ ले गया। एक काम करो, तुम इस मनीष के बड़े भाई पर नजर रखो। मुझे इसका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करो मनीष और उसके परिवार के बारे में। और मनीष के कॉल रिकॉर्ड आए या नहीं? जी सर। सर, मनीष के कॉल रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। उस रात मनीष ने अपने बड़े भाई तरुण को 2 से 3 बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार तरुण का फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके अलावा मनीष के फ़ोन पर एक और नंबर से 2 कॉल्स हैं। वो नंबर किसका था? कोई राहुल अवस्थी है, चरसावल। नशा कुछ उतरा कि नहीं? साहब मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं पता है साहब। अगर एक्सीडेंट हुआ भी होगा तो मैंने कुछ याद ना है साहब। मैं सच्ची कह रहा हूँ साहब। 1 महीने पहले भी तूने दारू पीकर गाड़ी ठोकी थी ना? हाँ साहब, 1 महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है मैंने किसी आदमी को न मारा था साहब। सच बोल रहा है तू? साहब सच बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मेरी घरवाली से पूछ लो साहब, मैं सच कह रहा हूँ। वो घर पे थे साहब, मैंने अच्छी तरह से याद है। उन्होंने बहुत पी रखी थी, मैंने बिस्तर पे सुलाया था उनको। उस हालत में तो वो गाड़ी ना चला सकते थे। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? ना साहब, मैंने हमारे बच्चे की कसम, मैं झूठ ना बोल रही। वो घर पे ही थे। तो फिर उसकी गाड़ी कहाँ है? साहब, देर शाम तक तो घर के बाहर ही देखी थी मैंने। उसके बाद मैंने रात में ध्यान नहीं दिया, लेकिन साहब
सुबह गाड़ी वहाँ नहीं थी। उसके अलावा कोई और ये गाड़ी ले जाता है? ना सर, उनके अलावा कोई और ना चलाता गाड़ी। किसी और के पास इस गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी है? वो तो पता नहीं साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। चलो राशिद। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल अवस्थी की गाड़ी चुराई गई थी? हो सकता है राशिद, शायद चोर राहुल अवस्थी के शराब पीने की आदत से वाकिफ है। पता करो ये राहुल अवस्थी अपने गाड़ी की सर्विस और रिपेयर कहाँ करवाता है। तू बिट्टू है ना साहब, बिट्टू है। बिट्टू, राहुल अवस्थी की गाड़ी तेरे गैरेज में आती? हाँ सर, क्या हुआ? उसकी डुप्लीकेट चाबी है तेरे पास? सब चाबी तो जो भी कस्टमर के पास गाड़ी छोड़ते हैं वो चाबी भी छोड़ के जाते हैं। क्यों, क्या हुआ सर? राहुल से पूछताछ के दौरान पुलिस को कहीं ना कहीं यह लगने लगा था कि शायद मनीष का कत्ल करने वाला कोई और है, लेकिन मनीष और गौतम के कत्ल का कारण क्या था, इससे अब तक पुलिस अनजान थी। आखिर वो ऐसी कौन सी नफरत थी जिसकी वजह से मनीष का इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ? साहब दोनों भाइयों के बीच इतनी हाथापाई हुई थी कि ऐसा लग रहा दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। मनीष मेरी बात सुन, पागल मत सुन मेरी बात। देख ये बात तो नहीं छुपेगी और इस बार तो नहीं छुपेगी। अरे चुप कर, आवाज धीमी कर और बात को ये ठंडा कर, समझा? कोई जरूरत नहीं किसी को कुछ बताने की। इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा और आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा। आखिर लोगों को भी तो पता चले किस तरीके के आदमी हैं आप। क्या बोला तू? अपने बड़े भाई से जबान लड़ता है तू? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने किसी को भी बात बताई ना, किसी को भी, तो जान से मार दूंगा मैं, जान से मार दूंगा मैं। पुलिस मनीष और गौतम के कातिलों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। मनीष का परिवार उसकी मौत के बाद शोक में डूब गया, लेकिन हर परिवार में कुछ राज होते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। और तहकीकात के दौरान पुलिस को तरुण और मनीष के रिश्तों में एक कड़वाहट नजर आई। जुर्म संगीन था, इसलिए शक की सुई सभी पर थी। पर क्या मनीष के बड़े भाई तरुण का उसकी मौत से कोई संबंध था? और इसी सवाल की तहकीकात करते हुए पुलिस के सामने आया तरुण का एक और सच। उस रात जब मनीष घर से बाहर निकला तो तुम्हारे पति तरुण घर पर ही थे? जी सर। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, जो बात सच है वो बताओ। मुझे नहीं पता सर, वो कहाँ पर थे। हम दोनों साथ में नहीं सोते, वो छत पर सोते। और उस दिन जब आप आए थे तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया था। मैं बहुत डर गई थी। आप उनको कुछ मत बताइएगा। जिस रात मनीष का कत्ल हुआ उस रात उसने तुम्हें 2-3 बार फोन किया था, लेकिन तुम्हारा फोन लगातार बंद आ रहा था। उसने इतनी देर रात तुम्हें फोन क्यों किया? देखिए फोन, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं उस रात घर पे ही था। तुम्हारी पत्नी ने हमें बताया कि तुम उस रात घर पर नहीं थे। सच सच बताओ, तुम कहाँ थे? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था सर। वापस कितने बजे आए? तकरीबन 3 बज गए होंगे सर। यानी मनीष और गौतम की मौत के बहुत देर के बाद, और पूरे घर में से उस रात सिर्फ तुम ही घर से बाहर थे। इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप? मैं वही कह रहा हूं जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारे पड़ोसियों के मुताबिक मनीष के कत्ल से 1 रात पहले तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इतना बड़ा कि तुम दोनों एक दूसरे को मारने पर उतर आए थे। क्यों? इंस्पेक्टर साहब देखिए, भाइयों के बीच में तो ये सब होता रहता है। बात को घुमा मत और सच सच बताओ कि झगड़ा क्यों हुआ था। अरे बता देना, क्यों लड़ रहे थे? बाबूजी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। सच सच बताते हो, नहीं तो और भी तरीके हमारे पास याद दिलाने के। देख तरुण, अगर मनीष की मौत में तेरा कुछ लेना देना हुआ ना, तो मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। मैंने नहीं मारा बाबूजी,
मेरा छोटा भाई था वो। तो फिर उस रात तुम दोनों के बीच झगड़ा किस बात पे हुआ था? इंस्पेक्टर साहब, मैं रोहिणी सराय में एक वैश्या से मिलने जाता हूँ और वहाँ एक बार मनीष ने मुझे देख लिया था। तू बोले तो तेरे साथ जिंदगी भर यहाँ रह जाऊं? लूटना मत। मनीष जानता था मेरी गलत आदतों के बारे में। उसने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी एक न सुनी। जिस दिन उसकी मौत हुई, मैं उसी औरत के पास था। बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मेरे से गलती हुई, माफ कर दो। लेकिन मैंने मनीष को नहीं मारा बाबूजी, मैंने मनीष को नहीं मारा। सर, तरुण के बयान को क्रॉस चेक कर लिया। सच कह रहा, उस रात वो रेशमा के साथ ही था। साहब, मैं सहारनपुर में किसी मनीष को न जानता। मैं बोला 1.5 घंटे गाड़ी चलाकर दारू पीने क्यों जाऊंगा? मैं कितनी बार कह चुका हूं मैं अपने ही घर में था। लेकिन हमारे पास मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे साफ पता चलता है कि उस रात तुमने मनीष को फोन किया था। साहब, मैं कोई मनीष को नहीं जानता और मैंने कोई मनीष को फोन नहीं किया। क्या नंबर है तेरा? 4652112819। सच बोल रहे हो? हाँ साहब, आप चेक कर लो। ये वो नंबर नहीं जिससे मनीष को कॉल आया? सर, सिम कार्ड 3 हफ्ते पहले खरीदे गए थे, लेकिन मर्डर वाली रात से 2 दिन पहले एक्टिव हुए। इसका मतलब ये सारा प्लान कई हफ्तों पहले बना लिया गया था। देखा साहब, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। राशिद साहब, साहब, जिस गाड़ी से मनीष की मौत हुई और जिस नंबर से मनीष को कॉल आया, दोनों ही सबूत इस राहुल से जुड़े हैं। मुझे लगता है हमें मनीष के परिवार से बात करनी चाहिए। हो सकता है वहां कोई हो जो इस राहुल अवस्थी को जानता हो। हमारे परिवार में इस नाम का कोई नहीं साहब, और जहाँ तक मुझे पता है मनीष का भी इस नाम से कोई दोस्त नहीं है। वैसे साहब, राहुल अवस्थी है कहाँ का? चरथावल का। हमारे घर में कोई है जो चरथावल से है। कौन? मनीष की विधवा सीमा। बुलाओ उन्हें, हमें उनसे कुछ सवाल करने होंगे। जी, वो कुछ दिन पहले उसके घर वाले आए थे और उसे अपने साथ ले गए। अच्छा, ये बताइए, मनीष और सीमा के बीच में रिश्ता कैसा था? कुछ ठीक नहीं था साहब। शादी के बाद भी उन दोनों के बीच में पति पत्नी जैसे कोई संबंध नहीं थे। मतलब? साहब, शादी के कुछ दिन बाद की बात है, जब मैं ओहो, क्या बात है भाई? हाँ मनीष बाबू, और इतना सीरियस भी हो गया शादी के बाद? क्या बात है बता। अरे घर का लाडला है तू, बता क्या बात है? सीमा से बात हुई क्या? भैया, ऐसी बात नहीं है। सीमा तो हमें हाथ भी नहीं लगाने देती, और कभी कभी तो हमें ऐसे लगता है कि सीमा चाहती नहीं है कि हम उसे कभी हाथ लगाएं। बल्कि खाना खिलाते वक्त गलती से अगर हमारा हाथ उसे छू भी जाए ना, तो अपना हाथ ऐसे खींच लेती है जैसे कोई जहरीला बिच्छू से काट खाया हो। मेरी घरवाली भी जानती थी कि मनीष और सीमा के बीच में कुछ ठीक नहीं था साहब। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं साहब। तुम्हारे पति तरुण का कहना है कि मनीष और सीमा के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? सर, उस दिन पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। ये सब मेरे सामने की बात है।
मनीष ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, फिर पता नहीं क्यों सीमा ने इतना गुस्सा दिखाया उसे। पुलिस के शक का दायरा बढ़ता जा रहा था। मनीष के कत्ल के पीछे किसका हाथ था यह कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस पूरी तहकीकात के दौरान एक जगह का नाम बार बार सामने आ रहा था, छतरवाल। छतरवाल में जब पुलिस ने सीमा से पूछताछ की तो वहां पुलिस के सामने मनीष का एक दूसरा ही चेहरा निकल कर आया, जिसने पुलिस को इस केस में और उलझा दिया। सीमा, तुमसे कुछ सवाल करने हैं, तुम्हारे और मनीष के बारे में। शादी के बाद तुम्हारे और मनीष के रिश्ते कैसे थे? नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा डर मत, जो भी सच सच है सब बता दे सकूं। शादी के साथ हर लड़की बहुत सारे सपने देखती है। उसका नया घर, उसका नया परिवार, एक बहुत ही प्यार करने वाला पति। लेकिन मेरी शादी जब मनीष के साथ हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई श्राप मिल गया उसका। वो हमारे शादी की पहली रात थी। मनीष, मनीष, ऐसी थी मेरी जिंदगी। रोज शाम को यही डर लगा रहता था कि वो आएगा और फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करेगा और बार बार मेरा रेप होगा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि सब बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मेरे और मनीष की शादी की यही सच्चाई है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। मैं कुछ नहीं जानती साहब। बड़ी अजीब बात है शिवा, इस मनीष के दो चेहरे हैं, एक भगवान का, एक शैतान का, और कौन सा चेहरा असली है समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है ये सीमा मनीष के बारे में झूठ बोल रही हो और इसका डायरेक्ट कनेक्शन राहुल से हो, क्योंकि मनीष से जुड़ी ये दोनों कड़ियाँ चरथावल में मिलती हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है। साहब, अब ये सीमा कौन है? आप रोज नए नए नाम लेकर मुझसे सवाल करते हो। जितना सवाल किया गया उतना जवाब दे। तुम सीमा को जानते हो या नहीं? साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं किसी सीमा को नहीं जानता। साहब, अब तो मैंने शराब पीनी भी छोड़ दी है। साहब, अगर आप लगातार मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाओगे तो मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जो कुछ भी जानता था मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूं। साहब, सीमा बहुत सीधी छोरी है, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। अभी भी तो उसकी शादी हुई थी। सीमा, वो तो हमारे आंखों के सामने बड़ी हुई है। गुप्ता साहब की लड़की? ना साहब, हमने कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुना। बहुत अच्छी लड़की हो। नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ये सीमा तो दूध की तरह सफेद निकली। चोर? क्या हुआ प्लीज? चोर! घर में चोर घुस रहा है, देखिए। चोर? कहाँ? चोर! कौन है वहाँ? कौन? क्या हुआ? देखिए बेटा, घर में चोर आ गया है। देखो, रुको, कौन है? रुको, ठहरो। आई सर। सर, इसी रूम में थी मैं जब जोर से आवाज आई थी और उसे मेरे ऊपर अपनी
अपनी आंखों से जाते हुए देखा था। क्या यहाँ पर? हाँ सर, कहीं ऊपर गया था वो, देखिए। बस यहीं से गया था ऊपर, देखिए। चलिए सर, देखिए इस जगह से देखिए, यहाँ से कूदा था सर। इतने ऊपर से कूदा तो चोट तो जरूर आई होगी इसे। हाँ सर, वो लगड़ाते हुए गया था यहाँ से। ठीक है ओम प्रकाश। शर्मा जी, ये है राहुल के गाड़ी की फोरेंसिक रिपोर्ट। उसकी गाड़ी पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और जिस हाल में राहुल गिरफ्तार हुआ उस हाल में यह मुमकिन नहीं है कि उसने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी से फिंगरप्रिंट साफ कर दिए हों। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि कोई राहुल के शराबी होने का फायदा उठा रहा है। और कल रात और एक बात हुई। क्या? कल रात सीमा के घर एक चोर घुस आया था। वो सीमा के कमरे के बाहर था, तब सीमा के घर वालों ने शोर मचा दिया और वो वहां से भाग गया। आपका मतलब वो चोर सीमा से मिलने आया था? हाँ शायद, क्योंकि शर्मा जी अगर उसे चोरी ही करनी थी तो सारा सामान तो नीचे के कमरों में था, जिसे छोड़कर वो पहली मंजिल पर बने सीमा के कमरे की तरफ जा रहा था। अबे जी, मुझे लगता है कि इस चोर का सीमा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, और अगर ये सच है तो इस केस में बहुत अहम पहलू हो सकता है। इसलिए मैं अपने 2 आदमी सीमा के घर के बाहर तैनात कर रहा हूं। सीमा पर हमारी 24 घंटे नजर बनी रहेगी। पुलिस का शक सीमा के ऊपर से अभी थोड़ा हटा ही था कि तभी एक शख्स ने रात के अंधेरे में सीमा के घर जाकर उससे मिलने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस ने फिर से अपनी निगाहें सीमा पर गड़ा दी। क्या सीमा ने किसी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया था, या पुलिस अब भी सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रही थी? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे इस केस को एक पुख्ता दिशा मिल गई। ये कौन है सर? इसको तो कहीं देखा है। ये तो बिट्टू है, गैरेज का मालिक। राहुल की गाड़ी सर्विसिंग के लिए इसी के गैरेज में गई थी, लेकिन ये यहां पे क्या कर रहा है? आ गया बेटा? हाँ हाँ, लो देखो जरा। अरे बिट्टू बेटा, काम तो उधर है, पहले चाय पी लो। इसके पाँव में तो चोट लगी है। सीमा की मां ने बताया था कि चोर यहां से लंगड़ाते हुए भागा था। कहीं ये वही आदमी तो नहीं है? सर, आप फिर आ गए। चाय बोले तुम, गरम गरम बोल। ये चाय वाय छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पैर को क्या हुआ? वो मैकेनिक आदमी हो साहब, काम ही ऐसा, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। ये बताओ तुम सीमा को कैसे जानते हो? सीमा मतलब कौन सी? सर पे भी चोट लगी है क्या? आज सुबह तो मिले थे उससे, उनके घर जाकर गाड़ी ठीक की थी तुमने। अच्छा, गुप्ता जी की बात कर रहे हैं हम लोग, उनकी बेटी की बात कर रहे हैं। सर, इतना सारा लोगों का काम करते नाम थोड़ी याद रखते हैं। सीमा के पति मनीष का कत्ल हो चुका है, ये तो पता ही होगा। उसी की तहकीकात के लिए आए हम लोग। मनीष का जिस गाड़ी से कत्ल हुआ वो राहुल की थी, और वो तुम्हारे गैराज में सर्विस के लिए आती थी। इसका मतलब तुम उन सभी को जानते थे। बहुत छोटा सा शहर है सर, यहाँ हर आदमी एक दूसरे को जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना है। तुम्हारा बिट्टू के साथ क्या रिश्ता है? वो हमारी गाड़ी ठीक करता है बस। क्या तुम जानती हो कि बिट्टू वही आदमी जिसके पास वो गाड़ी भी ठीक होने आती है जिससे तुम्हारे पति का कत्ल हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। देखो सीमा, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो इसका पता हम एक न एक दिन लगा ही लेंगे। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं, हम फिर आएंगे।
शिवा, सीमा और बिट्टू के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। चेक करो दोनों में कोई कॉल एक्सचेंज हुए या नहीं हुए। जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा रिश्ता है दोनों में। सर, क्या शिवा? आपका अंदाजा सही निकला। सीमा और बिट्टू का रिश्ता काफ़ी पुराना है। उन दोनों के बीच काफ़ी कॉल्स भी एक्सचेंज हुए, लेकिन मनीष और सीमा की शादी के बाद उन दोनों की बातचीत बंद हो गई। और राहुल? सर, राहुल का इन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। वो क्या? सर, मैंने पूरे कॉल रिकॉर्ड को स्कैन किया तो पता चला है सारे नंबर्स लोकल एरिया के सिवाय इस एक नंबर के। ये नंबर चरतावल का नहीं है, ये देहरादून का है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक का। तो इस नंबर का हमारे इस केस से क्या कनेक्शन है? सर, फरवरी में बिट्टू ने अपने नंबर से इस नंबर पर 2 से 3 बार फ़ोन किया। इस बिट्टू को गायनेकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी चरतावल छोड़ के देहरादून में? सर, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब जब बिट्टू ने इस नंबर पे फ़ोन किया उसके तुरंत बाद उसने सीमा को भी फ़ोन किया। शिवा, ये कुछ बहुत बड़ा चक्कर लग रहा है। देहरादून के क्लिनिक जाके चेक करते हैं। सर, कम। शिव मेहता, इंस्पेक्टर साहब, नए कानून के तहत हमें अबॉर्शन से संबंधित सारी जानकारी, सारे रिकॉर्ड्स रखने ही पड़ते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू। मैडम, ये नंबर यहाँ दर्ज है, देखिए। कोई मिस्टर बिट्टू एक लड़की के साथ यहाँ पे आए थे। जी सर, 1 मंथ प्रेग्नेंट थी ये लड़की। मैंने इसे अबॉर्शन के लिए कुछ दवाइयाँ लिखी थी। क्या वो यही लड़की थी? हाँ, यही थी। थैंक यू डॉक्टर। सर। हाँ शिवा, बोलो। सर, मैंने कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा चेक किया तो पता चला बिट्टू उस रात सहारनपुर में था जिस रात को मनीष का मर्डर हुआ, और उसका फ़ोन भी उसी जगह पे स्विच ऑन हुआ जहाँ पर राहुल का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। शर्मा जी, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ना हो, ये बिट्टू ही वो आदमी है जिसकी हमको तलाश है। उसी ने राहुल की गाड़ी के पेपर्स चुराए और राहुल के नाम का एक सिम कार्ड खरीदा। हमें इस बिट्टू को उठाना होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? अब क्या है सर, क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं आप? तुम सीमा के साथ देहरादून के क्लिनिक में क्या करने गए थे? किसका बच्चा था वो? सर, हर चीज़ बताना ज़रूरी है क्या? वो मेरा निजी मामला है। 2 लोगों का खून हुआ है, ये अब तुम्हारा निजी मामला नहीं रहा। शिवा, ले चलो इसे। सर, अरे सर, मैंने किया क्या? अरे यार, अरे लेकिन बात तो सुनो मेरी। चल, सब साथ में चलेंगे। चल है। जिस रात मनीष की मौत हुई उस रात तू कहाँ था? मैं अपने घर पे था साहब। झूठ मत बोल। उस रात तेरा फोन उसी एरिया में पाया गया जिस एरिया में मनीष की मौत हुई, और तूने राहुल के नाम का सिम कार्ड खरीद करके मनीष को फोन किया था। साहब, आप लोग मुझ पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। अरे तो क्या हुआ साहब, अगर उस रात में उस एरिया के आसपास था तो 100 काम होते आदमी को जो बताए नहीं जाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग मुझ पर कुछ ही खून का इल्जाम लगा देंगे। तू ऐसा नहीं बताएगा। उस दिन ये खून तूने अकेले नहीं किया था, तेरे साथ जो था ना वो भी हमारे पास है। ले क्या होते? तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते हो ना? क्या बेटो? साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मनीष का खून मैंने किया है। इसमें सीमा का कोई लेना देना नहीं है, ये एकदम बेकसूर है साहब। तुम दोनों को देख के लगता तो नहीं कि खून किसी एक ने किया होगा। साहब, ये जो कुछ भी हुआ सब मेरा किया धरा है, ये एकदम बेकसूर है साहब। इसको जाने दो साहब, ये एकदम बेकसूर है। बेकसूर तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तू अपना जुर्म कबूल कर रहा है तो अंधेरी जेल की कोठरी में तू अपनी जिंदगी काटेगा। सीमा को लेकर जाओ, इससे हम बाद में बात करेंगे। अभी जरा इसकी मरम्मत करते हैं। नहीं साहब, नहीं। बिट्टू बिल्कुल बेकसूर है साहब, इसने कुछ नहीं किया। ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है साहब, और मैं भी इससे प्यार करती हूँ। कब से चल रहा है सब? शादी से पहले बिट्टू मुझे गाड़ी चलाना सिखाता था। तभी हम दोनों के बीच प्यार हो गया। हम शादी भी करने वाले थे, लेकिन
हम जानते थे कि हमारे परिवार वाले इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे। हम भाग भी जाते, लेकिन तब तक मेरी शादी मनीष के साथ तय हो चुकी थी। मनीष से शादी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सर। और वो बच्चा? बच्चा मेरा और बिट्टू का था सर। किसी को पता ना चले इसलिए शहर से दूर देहरादून जाकर हमने अबॉर्शन करवाया। मेरी शादी के बाद भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाए साहब, इसलिए हमने मनीष को मारने का प्लान बनाया। फिर साहब एक दिन राहुल की गाड़ी गैराज में रिपेयरिंग के लिए आई। मैंने गाड़ी का लॉकर खोला तो उसमें राहुल का डॉक्यूमेंट था और गाड़ी के पेपर थे। मैंने पेपर चुरा लिया और उससे राहुल के नाम एक नया सिम कार्ड खरीदा। और फिर मनीष को आनंद बनकर, मतलब सीमा का कज़न बनकर मैंने फ़ोन किया। हेलो हेलो मनीष, अरे मैं आनंद बात कर रहा था भाई, सीमा का कज़न। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सीमा के भाई हैं, बताइए क्या काम निकला है। अरे आप आ गए। आनंद भैया का फोन आया था आपको? अरे हाँ, वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कौन है वो? वो मेरे दूर के चाचा जी के लड़के हैं। कुछ काम से आए हैं यहाँ सहारनपुर। मैंने उनसे कहा कि आप घर आ जाइए, तो कहने लगे कि नहीं, मैं बहन के घर कैसे आ सकता हूँ। सुनिए ना, रात बहुत हो गई है, आप उनके रहने का इंतज़ाम कहीं करा देंगे प्लीज़? हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर तुम्हारा भाई है, तुम चिंता मत करो। फिर मैंने मनीष को फ़ोन करके बताया कहाँ मिलना है। हेलो। हाँ, कहाँ पहुँचे? हाँ बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अच्छा सुनो, मैं बस से नहीं आया हूँ। क्या? मतलब ट्रेन से आया हूँ, तो रेलवे स्टेशन पे आके मिला। हेलो मुनीसा, मैं पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छे। ये कैसी जगह बुला लिया मेरे को? क्यों? इस जगह में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पर तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? अरे यही हूँ, पिंक ड्रेस पहनी है मैंने। पिंक? ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो।
मुनीसा, आई एम सॉरी। अरे मैं मजाक कर रही थी। मरबीर ना। मुनीसा, बुरा ना मानो तो इससे अच्छी जगह मुझे पता है, हम वहाँ चलें? चलो। जैसा कि मैंने अपनी प्रोफाइल में बताया था, असल में मैं वैसा हूँ नहीं। लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं होती मुझ में। तो फिर मुझसे चैट करने की हिम्मत कैसे की? तुम ऑनलाइन झापड़ नहीं मार सकती ना, इसलिए। मेरे घर वाले मुझे कभी किसी लड़के से बात नहीं करने देते, इसलिए मैं उस साइट पे गई। 24 घंटे भाइयों की निगरानी में रहना, मेरा तो दम घुटने लगा था। पर तुमने मुझे कभी बताया नहीं। मुझे कभी लगा ही नहीं कि इंटरनेट पे बात इतनी सीरियस हो सकती है। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं था, पर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अब जो देख लिया है तो ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। थैंक यू। अच्छा, हम दोबारा मिल सकते हैं ना? पता नहीं। तुम यहाँ कभी आई हो पहले? नहीं, पर मैंने ना यहाँ के बारे में कुछ खास बात सुनी है। क्या? यही क्या? मैंने ना फिल्मों में देखा है कि हीरो ना अपना अंगूठा काटकर खून से हीरोइन की मांग में सिंदूर भरता है। तुम करो ना मेरे लिए। ये सब फिल्मों में होता है। अरे ऐसे ही होता है, करो ना। ये सब फालतू की बात है। कोई फालतू फालतू नहीं है, करो ना। ऐसा टेटनस होगा ना? कुछ नहीं होगा, करो। क्या फुद्दूपन है? रुको मैं ही करती हूँ। ये लो। तुम पागल हो क्या? इतना काट लिया? अरे कुछ नहीं हुआ। टेटनस हो जाएगा, चलो डॉक्टर के पास। कोई डॉक्टर के पास नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुनो, तुम्हारा उठाओ, तुम करो। क्या हुआ? रहने दो, तुमसे नहीं होगा। मैंने कर लिया, बहुत है। चलो। तुम भी पागल हो, चलो डॉक्टर के पास। अरे पर कुछ नहीं हुआ, इतना सा खून तो है, कुछ नहीं होता। सुना आपने? रफीक क्या कह रहा है? आपकी लड़की बाजार में किसी लौंडे के साथ घूम रही थी। आप कुछ नहीं कहेंगे, आने दो से, मैं ही देखता हूं। बाजार में किसके साथ थी? जी, किसी के साथ नहीं। रफीक ने देखा है तुझे? जी, वो मेरा हाथ कट गया था तो मेरी सहेली के एक भाई ने मुझे डॉक्टर के यहाँ तक लिफ्ट दी थी। उसी सहेली के साथ क्यों नहीं चली गई तू? जी, वो खून ज्यादा बह गया था, इसलिए बाइक पर जाना पड़ा। दिखा, झूठ तो नहीं बोल रही? तस्बीह पढ़ना हराम कर दी मेरी। कॉलेज के पास कोई और डॉक्टर नहीं मिला तुझे जो इतनी दूर गई थी? हाँ, लंबी लाइन लगी थी। रुक जा अहमद, कम कहेंगे, शर्म नहीं आती तुझे? जवान बहन पर हाथ उठाता है। चल बेटा अंदर। अहमद, गुस्सा करने से बेहतर उस लड़के के बारे में मालूम करके आओ। ज्यादातर परिवारों में महिलाएं घर संभालती हैं और पुरुष पैसा कमा कर लाते हैं और परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन क्या इससे उन पुरुषों को यह अधिकार मिल जाता है कि घर की हर औरत, हर लड़की की जिंदगी उनकी मर्जी से चले? क्या उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, अपने मन की बात सुनने का हक सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक लड़की पैदा हुई है? सच तो यह है कि जिन बच्चों की फैमिलीज उन्हें बिल्कुल आजादी नहीं देती, वो बच्चे बाहर की दुनिया देखने और उसका अनुभव करने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं। मुनीसा के साथ भी यही हो रहा था। जितना उसके घर वालों ने उसे कैद में रखने की कोशिश की, उतना ही वो खुली हवा में सांस लेना चाह रही थी। ले नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मैं बहुत जल्दी। थोड़ा सा नाश्ता तो कर जा। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है आज। बस यूं ही। अब लीजिए, ये आप कर लीजिए। अम्मी, मैं जा रही हूँ।
मुनीजा, जी कहाँ जा रही हो? जी वो कॉलेज। इतनी जल्दी? जी। झूठ बोल रही है। क्या खाक कॉलेज का टाइम हुआ है? भाईजान किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? वो एक्स्ट्रा क्लास है, बुक्स की जरूरत नहीं है। अहमद, जाने दो उसे। हेलो, हाँ बस आ रहे हैं। हाँ 10 मिनट में पहुंचते हैं। सी यू। तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? अच्छा मुनीसा, मेरी मुंबई में जॉब लग गई है। सच? हाँ, इससे पहले किसी को पता चले हमें यहाँ से चल देना चाहिए। पर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? देखो, मेरे को मुंबई में ऐसा फ्लैट मिला है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। कितना अच्छा होगा ना अगर हम साथ में रह सके तो। हाँ, इससे पहले मेरे घर वालों को पता चले हमें यहाँ से चल देना है। रफीक, जी भाई, देखो दोनों को। हट। यहाँ नहीं है भाईजान। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें इतना किसी ने पीटा है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आई है, और फिर जिन लोगों ने तुम्हारा ये हाल किया है, क्या उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दे? बलवीर बस तू बता दे, तेरे ये हाल किया किसने? जितना तुझे मारा है ना, साले को इससे 4 गुना ज्यादा मारूंगा। यहाँ एक्सीडेंट किसका हुआ? शर्मा जी की फैमिली इधर बैठी है। कहाँ? ये शर्मा जी। पुलिस में रिपोर्ट आप ही ने की थी? जी सर, मेरे बेटे को मारा है किसी पे शक है आपको? हमें तो कुछ पता नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा है और शरीफ है, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों जी? ठीक है, आप लोग यहीं रहिए, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी। बेड नंबर क्या है उसका? 303। मैं इंस्पेक्टर आशीष खत्री, भोपाल पुलिस। ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। बाहर डॉक्टर से मुझे पता चला है कि जो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे वो पुराने किले से उठाकर लाए थे। तो क्या कर रहे थे पुराने किले में? अकेले थे, किसी के साथ थे? देखो, तुम लड़ाई झगड़ा करने वाले लड़के तो लगते नहीं हो, तो फिर चक्कर क्या है ये? क्या फैमिली दुश्मनी थी? तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा था? या फिर पुराने किले में जो अक्सर होता है, कोई लड़की का मामला? दोनों एडल्ट हैं। अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें तो उन्हें प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। पर आपने उन दोनों भाइयों को तो गिरफ्तार कर लिया होगा। जब तुम्हारे भाई ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया तो हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए सर, पार्क में और भी गवाह। देखो, पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ दो। रहने दो। आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े? नहीं, ये तो हम नहीं चाहते। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, बलबीर को मुंबई में जॉब मिल गई है, और उसके ठीक होते ही हम उसे मुंबई भेज देंगे। दोबारा उस लड़की से कभी नहीं मिलने देंगे। बलबीर ने रिपोर्ट फाइल करने से मना कर दिया, इसलिए ये दोनों बाहर घूम रहे हैं। अंदर होते तो पता है ना क्या हाल होता है इनका। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं तो अंदर क्यों होते? हम दोनों थे ही नहीं वहां। तुम चुप रहोगे? देखिए, हमारे पास बहुत सारे गवाह हैं। जिन 4 लोगों ने हमला किया था उनमें से 2 की कदकाठी बिल्कुल इन दोनों जैसी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों तो मेरे साथ मेरी दुकान पे थे। देखिए, आप इन्हें बचा नहीं रहे हैं, फंसा रहे हैं। और एक और बात, कुछ लोगों ने हमें बताया कि तुमने वहां पर अपनी बहन को बेरहमी से मारने और उसकी आंखें निकालने की धमकी दी थी। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने लड़की पे हाथ उठाया है या उसे कुछ भी किया है तो तीनों को अंदर कर दूंगा।
बलबीर और मुनीसा एक दूसरे से प्यार करते थे और जवानी का प्यार सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी होता है। किसी की नहीं सुनता, न घर वालों की, न स्टेटस, न कम्युनिटी, न कास्ट की। ऐसे सेंसिटिव केसेस में पुलिस परिवार वालों के साथ मिलकर सुलह करवाने की कोशिश करती है, लेकिन ये तो पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लव अफेयर कहां तक जाएगा। और कुछ महीनों के बाद इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया और अब जो वो देखने वाले थे वो उन्होंने अपने 15 साल के करियर में शायद कभी नहीं देखा था और ना कभी सोचा था। हेलो, कौन? क्या नाम बताया? कहां पे? ठीक है हम अभी पहुंचते हैं। मुनीसा, क्या यही आपकी बेटी मुनीसा? मर्डर है। अभी यह पता लगाना बाकी है कि किसने किया और क्यों। इनको संभालिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। आप बिना पता शहर के बाहर मत जाइएगा। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपके हवाले कर दी जाएगी। हवलदार, इनको बांध दीजिए। इन पे नजर रखना, खास तौर से बड़े भाई। किसने किया ये? वो लोग 4 लोग थे। वो लोग ने हम पे हमला किया और वो भाग गए। पर तुम इतने सुनसान और वीरान इलाके में कर क्या रहे थे? आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां प्यार करने वालों को उनकी फैमिली, कम्युनिटी या कास्ट के लोग बड़ी बेरहमी से मार देते हैं और कई बार तो अपने ही इतने बेरहम हो जाते हैं कि गैरों के भी दिल दहल जाएं। पुलिस को अब केस को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक चीज की तलाश थी, मर्डर वेपन। तुम लोग एक एक जगह जाकर ढूंढो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जाओ तुम लोग। यहाँ तो मिला। सर, एक मोबाइल मिला है। देखो बलबीर, अभी तक तुमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी है उससे हमें उन लोगों के बारे में पता नहीं चल पा रहा है जिन्होंने तुम पे हमला किया। कुछ और बताओ। में से एक के हाथ में ब्रेसलेट जैसा कुछ था जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। नीला पत्थर? वो चमक रहा था इसलिए दिख गया। गुड, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो है। अच्छा, अब मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ। तुम और मुनीसा ने तो एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया था ना? हाँ, हम महीनों से नहीं मिले। और तुम तो मुंबई चले गए, फिर वापस कब आए? मैं कल दोपहर को ही आया था। और आने के बाद तुमने अपने घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया? क्यों? मैं नहीं चाहता था उनको बताना कि मैं मुनीसा से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था। और मुनीसा से तुम्हारा दोबारा कांटेक्ट कैसे हुआ? बहुत कोशिशों के बाद मेरी उससे दोबारा बात हुई। मुनीसा, तेरे कपड़ों की सारी तैयारियां हो गई? डिज़ाइन दे दिया, पर अभी नाप देने जाना है। हेलो मुनीसा, मैं भोपाल आ गया हूँ। पर हो कहाँ तुम अभी? घर पर? मैंने घर वालों को अभी बताया नहीं है। मेरे से मिलने आ सकती हो अभी MP नगर साइड। अभी तो घर पर सब है, निकलना मुश्किल है, पर मैं आती हूँ।
ठीक है। ओके बाय। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? क्या बात है, अच्छा रूम है। हर कितना कमा रहे हो? नाश्ता ऑर्डर करूं? 206 में 2 चाय और 2 सैंडविच भिजवा दीजिए। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मुनीसा, किसी और से शादी मत करना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी नहीं पता कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे रहूंगी। हम किसी और शहर में भी तो जाके रह सकते मेरे भाई हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। वो मुंबई आए थे ना तुम्हारे यहाँ, पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी। हम भाग भी गए ना तो हमारा जीना आराम कर देंगे। उन्हें तुम्हारा मेरा साथ रहना बर्दाश्त ही नहीं होगा। और फिर हम बाहर टहलने चले गए। रेलवे ट्रैक से आ रहे थे तभी तो उनमें से एक आदमी ने एक ब्रेसलेट पहना था जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। हाँ, जिसने चाकू मारा था उसके हाथ में। अच्छा एक बात बताओ, कोई है जो तुम्हारी इस गवाही को सपोर्ट कर सके? कोई भी जिसने तुम्हें देखा हो या वहां से गुजर रहा हो या किसी ने तुम्हारी आवाज सुनी? नहीं। और पुलिस को फोन करने से पहले मैंने अपने भाई को फोन किया, उसे भी वही सब बताया जो आपको। उसका पहले भी कभी फोन आया था? किसी से दुश्मनी थी उसकी? जी नहीं सर। एक बात बताओ, जब उसका फोन आया तो तुम फौरन उसके पास क्यों नहीं गए या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम्हारा भाई मुसीबत में था। सर क्योंकि जब उसका फ़ोन आया था तो मुझे उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी। क्यों? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। दोबारा भी उसका फ़ोन आया था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बस इसलिए उसे पुलिस का नंबर मैसेज कर दिया था। और उसके बाद तुमने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया? जी सर। ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि ऑनर किलिंग का मामला है और दूसरी तरफ ये सतबीर, ये जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। मुनीसा के घर वालों से बात करते हैं। जी सर। वहां हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा कि उस वक्त मुनीसा की जिंदगी में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। गाड़ी उसके घर की तरफ लो। उस रात आप कहाँ थे? उस रात दुकान पे था। आपके आसपास के दुकान वालों से बातचीत की हमने। उन्होंने हमें बताया कि उस रात आपने अपनी दुकान 1 घंटे पहले बंद की थी। हाँ, शायद बंद कर दी थी। शायद क्या होता है, बंद की थी या नहीं की थी? हाँ, उस दिन मार्केट कुछ ठंडा था, लोग कुछ कम थे, बंद कर दी थी। और उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद मैं मार्केट गया, कुछ सामान खरीदा और तकरीबन 11 बजे मैं घर वापस आ गया। 11 बजे? जी। हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम कि आपके शौहर उस रात इतनी देर से क्यों आए? नहीं, वो अक्सर देर से ही आते हैं। तुम पूछती नहीं थी कभी? नहीं। आपके शौहर अपनी बहन को मारते थे? पड़ोसी ने तो बताया कि मुनीसा की चिल्लाने की आवाजें अक्सर कर आती थी। वो तो मुझे ही मारा था। क्यों? मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकती। लगता है अहमद मुनीसा को बहुत मारता था। उसकी बीवी ने साफ तो नहीं बताया, लेकिन जाहिर कर दिया। अहमद झूठ बोल रहा है। उससे और रफीक से पुलिस स्टेशन में ठीक से पूछताछ करनी पड़ेगी। कई केसेस में बहुत सारे सस्पेक्ट होते हैं और पुलिस को उन सब को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। लेकिन इस केस में शक की सुई सीधे जाकर 2 लोगों पर टिक गई थी। मुनीसा के दोनों भाई अहमद और रफीक। दोनों ने पहले भी बलबीर और मुनीसा पर हमला किया था
और उनमें से एक ने सबके सामने मुनीसा की आंखें निकालने की धमकी भी दी थी। पुलिस को दोनों भाइयों पर शक तो था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सबूत और गवाहों के बयान पक्के होने जरूरी थे, और पुलिस उन्हीं को इकट्ठा करने में जुट गई। सर, एक और बात बड़ी अजीब है। मुनीसा के फोन रिकॉर्ड से पता चला है एक लड़की अहाना है, जिससे उसकी अक्सर कर बातचीत होती थी। मर्डर वाले दिन भी उसने उससे 2 बार बात की। पता लगाओ ये अहाना कौन है। मैं मुनीसा की मौसेरी बहन। हम दोनों अच्छी सहेलियां थी। जिस दिन उसका कत्ल हुआ, क्या तुम उससे मिली थी? उस दिन मैं और मुनीसा उसके घर पर ही थे। उसके निकाह की तैयारियां चल रही थी। मुनीसा का निकाह? हाँ। डरो मत। ये बताओ कि मुनीसा और कबीर का रिश्ता कब तय हुआ था? उस दिन से 3 हफ्ते पहले। जल्दबाजी में तय हुआ था? हाँ। ये कबीर आदमी कैसा? वो मुनीसा के काबिल ही नहीं था। ना ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही दिखने में अच्छा। वो उसकी बाप की दुकान चलाता था। मुनीसा इस रिश्ते से खुश थी? बिल्कुल नहीं। उस दिन मुनीसा ने मुझे सुबह कहा था कि वो दोबारा मिलकर कबीर से कुछ बात करना चाहती है। मैंने ही फोन करके मीटिंग फिक्स की थी। मैंने बात कर ली है कबीर से। तो उसे कैसे मनाएगी शादी से इनकार करने के लिए? मैं जितना जानती हूँ वो उसके अम्मी अब्बा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो क्या बात करेगी उससे? मुनीसा, कहाँ जा रही है तू? बस आ रही हूँ। अरे मुनीसा, कहाँ जा रही हो तुम? इसके लहंगे की फिटिंग कराने के लिए। ठीक है, जाओ। शुक्र है तूने बचा लिया, नहीं तो आज। बस कर, अब तू जा। उस दिन तो मैंने उसे घर के बाहर सड़क पर छोड़ दिया था, पर उसके बाद खबर आई कि वो... हो सकता है कबीर उससे मिला, फिर उसने मुनीसा का पीछा किया। इस कबीर का पूरा नाम और पता हमें बता सकती हो? इसमें लिखो। जैसे जैसे पुलिस इस केस की गहराई में जाती जा रही थी, वैसे वैसे नए नए पहलू खुल रहे थे और नए लोग सामने आ रहे थे। कुछ ऐसे लोग जिनके होने के बारे में भी पुलिस को नहीं पता था, और अब वो भी संदिग्ध था। कबीर, जिससे मुनीसा की शादी तय हुई थी। उसके पास वजह भी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन क्या हिंसा किसी भी हालात में सही है? और उसे ये बात किसने बताई कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली है, उस लड़की का पहले किसी के साथ अफेयर था? क्या उसे उकसाया गया था? उसने ये जुर्म खुद किया या किसी और से करवाया? अब पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने थे। सर, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुनीसा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने कुछ किया? सर तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सर, मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं क्या बात करूंगा सर? मैं तो पहली बार इस सिचुएशन के अंदर आया हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने तय कर दी थी, और मैंने उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी, सिर्फ फोटो में देखा था। फोटो में देखकर किसी का खून तो नहीं करता ना सर? हमने कब कहा कि तुमने किसी का खून किया है? सर नहीं कहा तो फिर आप मुझे यहाँ लेके क्यों आते? मर्डर के दिन मुनीसा और तुमने मिलने का प्लान बनाया था। हाँ सर, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची सर। एक मिनट, ये ब्रेसलेट दिखा। ये ब्रेसलेट तुम्हारा? हाँ सर। मिस्टर कबीर, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। लेकिन क्यों सर? क्योंकि बलबीर ने यह गवाही दी है कि जिन लोगों ने उस पर हमला किया था, उसमें से एक आदमी ने यह ब्रेसलेट पहना था। लेकिन सर, ये तो मैंने अभी पहना है सर। क्या मतलब अभी पहनना शुरू किया? अभी कहा तुम्हारा? नहीं सर, ये तो अहमद ने मुझे गिफ्ट किया था। क्या? किसने गिफ्ट किया? अहमद ने। मिस्टर अहमद, अरेस्ट। अरे लेकिन क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आपको? आपका अरेस्ट वारंट है हमारे पास। लेकिन मैंने किया क्या? आपको वहीं चलकर बताएंगे। चलिए। सर बाखुदा, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। खून नहीं किया? सारे सबूत तेरे खिलाफ है। वो ब्रेसलेट, वो फोन रिकॉर्ड और वो वॉइस मेल, सब तेरे खिलाफ है। हाँ सर, मैंने फोन लगाया था, लेकिन मैं वहां नहीं था। नहीं था? तुम कहाँ था फिर? मीनल के साथ था। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इस बात का यकीन कर लें कि जो काम तुम खुद कर रहे थे वो तुम्हारी बहन कर रहे, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था? हाँ, बेवकूफ समझा हमें। और ये मिनल कौन है?
इसे हमने ढूंढने की पूरी कोशिश की, कहीं नहीं मिली हमें। कौन है मीनल? सर मेरा आप यकीन क्यों नहीं मानते? मीनल यही है, इसी शहर में वापस आ चुकी है। मैं आपकी बात कराता हूँ, वो गवाही देगी। बात याद रखना, अगर ये मीनल कल नहीं मिली ना तो तेरा इससे भी बुरा असर करूंगा मैं, समझा? मैडम मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं जा सकती। मेरे पति को मत नहीं जा सकते मारिए। भी, सर ने मुझे मना साहब किया से है। मिलना है। नहीं जा सकती। साहब मेरे शौहर को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुनीसा के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ वो उस रात कहाँ थे। कहाँ थे? वो मीनल के साथ थे। मीनल के बयान से तो ये लग रहा है कि अहमद ने कुछ नहीं किया। जी सर, मीनल ने ये कंफर्म किया है कि उस रात वो अहमद के साथ होटल में थी। होटल में काम करने वाले इन दोनों को पहचानते हैं। आखिरी बार अहमद उसी दिन वहीं था और देर शाम तक रहा। सर ये केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। मुनीसा के कपड़े से तो ये पता चलता है कि उसके शरीर पर एक ही बड़ा घाव हुआ था, ये जहाँ से पूरा खून बहा है। और फॉरेंसिक ने यह कंफर्म किया है कि ये सारे घाव उसके मरने के बाद बनाए गए हैं। कबीर उस रात यहाँ पर था ही नहीं। जो चाकू हमें मिला है वो अहमद के होटल का है। अहमद का वो नफरत वाला वॉइस में जिस तरह से मुनीसा की आंखें निकाली गई हैं, ये काम बहुत नफरत से किया गया है। मुझे पता है कि तू बलबीर से मिलने गई है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तू अभी क्या भी मुझे मैसेज कर, तू कहाँ पे? सर क्योंकि जब उसका फ़ोन आया था तो मुझे उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दी। क्यों? मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। दोबारा भी उसका फ़ोन आया था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और पुलिस को फ़ोन करने से पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, उसे भी वही सब बताया जो आपको। पर आपने उन दोनों भाइयों को तो गिरफ्तार कर लिया होगा। देखिए सर, पार्क में और भी गवाह थे। सबाग, ये गुत्थी सुलझती नजर आ रही। एक और अरेस्ट वारंट बनाओ। सर किसका? सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुबारक हो, केस सॉल्व हो गया। अच्छा, किसने किया ये खून? अरेस्ट वारंट बना है, खुद ही पढ़ लो। सर इस पे तो मेरा नाम लिखा। सर 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 आप मुझे तुमने हमसे क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था कि मर्डर वाले दिन तुम्हारे भाई से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई है? पर सर ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। सर मारिए मत। झूठ कहा था तुमने, झूठ कहा था हमसे। नहीं सर, उस रात तुम्हारे भाई से तुम्हारी पूरे 1 घंटे बात हुई है। मोबाइल रिकॉर्ड है हमारे पास। सर मैं आपको बता चुका था कि बेटा अब तो तू अंदर गए। सर मेरी बात, मैं आपको सच बताता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। पर सर मैंने ये खून नहीं किया है। तुम्हारे माँ बाप ने बताया कि तुम अक्सर यहाँ आते हो। जी सर। बहुत गलत हुआ ना मुनीसा के साथ? हाँ सर। बहुत याद आती है उसकी? बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे? तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तुमने मुनीसा का मर्डर किया और उसके बाद मन घड़ंत कहानी बना दी। मर्डर? मैंने? तुम्हारे भाई तकबीर से हमारी बात हुई है, उसने बताया कि तुम दोनों के बीच क्या क्या बात हुई थी। पर वो मर्डर नहीं था सर। मर्डर नहीं था? हाँ, कहानी मत बना, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि मुनीसा पर पहला वार तुमने 7:23 पर किया था। उसके थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई थी, सारा खून बह गया था। उसके बाद तुमने अपने भाई से बात की। मुनीसा के शरीर में बाकी घाव उसके बाद बनाए गए थे, इसलिए उनमें से खून नहीं निकला। आंखें भी उसके बाद निकाली गई। तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं? वो 4 आदमी थे, वो 4 आदमी क्या उसका इंतजार करते? वो मर गई है उसे दोबारा मारते? इसलिए कोई 4 लोग नहीं थे, सिर्फ एक था। वो था तू, समझा? सिर्फ तू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, फोन रिकॉर्ड्स सब इसी बात से टैली करते हैं। इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है। कन्फेस कर लो और सब कुछ सच सच बता दो। वो मर्डर नहीं था सर। मुनीसा और मैंने साथ पढ़ने का फैसला किया था। मुनीसा, एक बार फिर से सोच लो।
हमें करना चाहिए कि नहीं? मुझे पता भी है मैं किस हालत में हूँ। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे। आज भी मैं कोई बहाना बना कर निकली हूँ। तब तो उन्हें पता भी चल गया होगा मैं कहाँ हूँ। आज अगर वापस गई ना तो चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। तुम बस इतना बताओ, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? नहीं तो मैं ये अकेले ही कर लूंगी। मुनीसा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, लो, पहले तुम मुझे मार, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, वो भी अपने हाथों से? तो फिर हम यहाँ क्यों आए? क्यों फिर वो सब वादे किए थे? तुम्हें ऐसा करना नहीं था तो पहले बोलना ही नहीं था। वो अब करो। तुम्हें डर लग रहा है तो मैं ही कर देती हूँ। अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपने आप को मारना ही पड़ेगा। मैं डर गया था सर, मैं डर गया था। वो बहुत बहादुर निकली, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं चाहकर भी अपनी जान नहीं ले सकता था। मैं बहुत देर तक वहां बैठ के बस रोता रहा। उसकी जान निकलती रही और वो थोड़ी देर बाद चुप हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मैंने अपने भाई से बात की। मुझे ये बता, ये सब हुआ कैसे? उसने अपने हाथ से पकड़कर अपने आप को मार लिया। मैंने कुछ नहीं किया भैया। बलवीर तू भी हद करता है। तुम लोग अभी कहाँ पर हो? भैया हम लोग ट्रैक के पास है। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं। अरे तू निकल वहां से, किसी ने देख लिया तो बुरा फंसेगा। पूरी जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा तू। पर होटल में हम लोग साथ में थे, उन लोगों ने हमें साथ देखा होगा। बलवीर तू तो गया। चाकू पर तेरे हाथ के निशान भी हैं, तू बहुत बुरा फंसेगा। मैंने नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बलवीर ये सब चीजें मैं मानता हूँ कि तूने कुछ नहीं किया। अरे वेपन वहां पर है, बॉडी वहां पर है और तेरे हाथ के निशान भी। अब बस एक ही तरीका है। क्या? तू एक काम कर, तू खुद पुलिस वालों को फोन कर और उनसे बोल के तुम दोनों पर किसी ने हमला किया है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। बहुत देर तक मैं अपने भाई से बात करता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने उसकी आंखें कैसे निकाली? मुझे पता है कि तू बलबीर से मिलने गई है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तू अभी क्या अभी मुझे मैसेज कर, तू कहाँ पे? जिससे प्यार करते थे उसकी आंखें निकालने में जरा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? उस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था सर, और उन भाइयों को फंसाने की सोच रहा था ताकि वो मुझ तक ना पहुंच सके। डर ने ये सब कराया मुझसे सर। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और अब तुम बहुत लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाले हो। हम सब के अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट होती है, अपने आप को सुरक्षित करने की प्रवृत्ति। लेकिन ये इंस्टिंक्ट कब इतनी हावी हो जाती है कि अपने आप को बचाने के लिए हम घिनौनी से घिनौनी हरकत कर बैठते हैं। बलबीर और मुनीसा ने एक साथ मरने का समझौता किया था, लेकिन जब बलबीर ये काम नहीं कर पाया तो वो तब भी मुनीसा को बचाने की कोशिश कर सकता था। पुलिस या किसी को मदद के लिए बुला सकता था। अगर उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो शायद आज मुनीसा जिंदा होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने प्यार को अपने सामने वो मरता हुआ देखकर सिर्फ अपने आप को बचाता रहा। बलबीर ने जो किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हम समाज में क्यों समुदायों के बीच, भाषाओं के बीच, इंसानों के बीच इतनी बड़ी दूरियां बना देते हैं कि एक से दूसरे का मेल ही ना हो पाए। और जब कोई दूरियां कम करने की कोशिश करता है तो हम उसी को गलत ठहरा देते हैं। गलत तो हम भी हैं जब हम अपनों को ही सबसे बड़ी सजा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश की। ऐसा करने से तो सिर्फ दूरियां बढ़ती रहेंगी, नफरत बढ़ती रहेगी। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आप सबसे विदा लेता हूं और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।